हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बहुत ही खास। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आज का हमारा लेक्चर है वो होगा अल्पसंख्यकों के अधिकार पे। तो प्यारे बच्चों, अल्पसंख्यकों का जो अधिकार हमें मिला है, अल्पसंख्यक का अधिकार अनुच्छेद 29 से 29 से 30 में है। ठीक है, तो आखिर ये अल्पसंख्यक का अधिकार हमें मिला क्यों? प्रश्न एक ये आता है, और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर अल्पसंख्यक है कौन? क्योंकि जब हम अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक आखिर है कौन, कौन अल्पसंख्यक है, और आखिर इनको अधिकार क्यों अल्पसंख्यकों का अधिकार? क्योंकि अधिकार तो सबको मिल ही चुका है, फंडामेंटल राइट्स में सब तो भारत के नागरिकों को अधिकार मिला ही हुआ है, तो अल्पसंख्यक कहाँ से आ गए? अब अल्पसंख्यक है कौन, इसकी जानकारी पहले मैं आपको देती हूँ। तो चलो एक एग्जाम्पल से देते हैं। ठीक है, चलो मानते हैं ये एक क्षेत्र है, मान लो। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम रख लो चलो ए, ये कोई जगह है। अब यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? मान लो 20 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब उसमें से क्या हो गया कि 15 लोग हैं हिंदू। ठीक है, 3 लोग को हम सिख मान लेते हैं और 2 लोग को हम मान लेते हैं ईसाई है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे होगा चुनाव। ठीक है, अब चुनाव होगा तो सरकार किसकी बनेगी? ज्यादातर वोटर्स होंगे तो हिंदू के ही होंगे, तो सरकार किसकी बनेगी? हिंदू की बनेगी। तो ये हिंदू किस में आ गया? बहुसंख्यक में आ गया। ठीक है, और अल्पसंख्यक में कौन आ गया? सिख और ईसाई आ गए। सिख और ईसाई किस में आ गए? अल्पसंख्यक में आ गए। ये मैंने एग्जाम्पल देके बताया। तो इसी प्रकार क्या है, हमारे देश में भी जब चुनाव होता है, तो जब चुनाव हुआ तो क्या हो गया? सरकार किसकी बनेगी? लोकतंत्र में सरकार किसकी बनती है? तो बहुमत की सरकार बनती है। जहां बहुमत, सरकार किसकी बनेगी? उसी की बनेगी। तो जब बहुमत की सरकार बनेगी तो राज्य में भी क्या होगा? बहुमत की सरकार जब आएगी तो हो सकता है कि वो क्या करे? अल्पसंख्यकों के भाषा और संस्कृति के साथ छेड़खानी करे। ठीक है, तो संविधान निर्माता क्या थे? दूरदर्शी थे। अब संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे, और ये बहुत कमाल की बात है कि उन्हें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकार की भी चर्चा की। संविधान में आर्टिकल 29 से 30 में किसके बारे में बात की है? तो अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात की है। और प्यारे बच्चों, आखिर लोकतंत्र को देखना है, लोकतंत्र को समझना है, तो लोकतंत्र में व्यक्ति का महत्व है। जो व्यक्ति का महत्व है तो अल्पसंख्यक भी तो व्यक्ति ही तो है, तो अल्पसंख्यकों का भी तो महत्व होगा। जहां अल्पसंख्यकों का अधिकार है, समझना वहां पे क्या है? सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि देखो 29 और 30 दो आर्टिकल्स है, तो पहला जो 29 आर्टिकल है वो हम आज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बच्चों सिंपल है, इसमें विवाद नहीं है। ठीक है, जो विवाद होगा वो होगा 30 में, लेकिन आज का क्लास होगा आर्टिकल 29 पर। तो ये 2 प्रश्न के उत्तर आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं कि आर्टिकल 29 में आखिर क्या बोला गया है, और उसको पहले मैं समझाती हूँ। तो देखो, यहाँ बोल रहा है कि भारत या भारत के किसी क्षेत्र में, समझिए, भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, रहने वाले नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी, अब नागरिकों के बारे में बात हुई ना बच्चों, तो ध्यान रखना सिर्फ भारतीय नागरिकों को, जहां ये नहीं कि विदेशी। जहां नागरिक की बात होती है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ भारत के नागरिक को, विदेशी नागरिक को नहीं। तो भारत या भारत के किसी क्षेत्र में रहने वाले, ठीक है, किसको? नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, शब्द पे ध्यान देंगे, भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अर्थात क्या है? भारत के जो नागरिक है उनको क्या मिला हुआ है? अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है, उसका उत्थान कर सकते हैं। तो भाषा, लिपि और संस्कृति, इन 3 चीजों के संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है संविधान निर्माताओं के द्वारा। अब ध्यान रखना कि 29 आर्टिकल 29 में कहीं भी बच्चों अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आखिर ये जब प्रयोग ही नहीं हुआ तो कैसे ये अल्पसंख्यक के अधिकार में आ गया 29? इसका भी आंसर आपको मिलेगा। और अब क्या करूंगी, पहले मैं भाषा समझाऊंगी, लिपि और संस्कृति समझाऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ।
तो चलिए समझते हैं भाषा को। तो देखिए भाषा आखिर है क्या। तो बच्चों मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तो किस माध्यम से समझा रही हूँ, तो किसी ना किसी भाषा के माध्यम से मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो भाषा का मुद्दा भारत में काफ़ी ज़्यादा विशिष्ट मुद्दा था। अब क्यों था इतना विशिष्ट? क्योंकि आप तो जानते ही हो अपने देश भारत को, ये क्या है, वंडरफुल लैंड। यहाँ पर क्या है, भाषाई विविधता बहुत है। ये ऐसा देश है भारत जहाँ पर एक गांव से आप 2-4 गांव आगे जाओगे ना तो वहाँ पे भाषा से चेंज हो जाएगा, रहन सहन चेंज हो जाएगी, वहाँ की बोली, उठना बैठना, संस्कृति भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो खुद ही देख लो, उत्तर भारत में देख लो, साउथ में देख लो, तो आपको डिफरेंस पता है। आप खुद अपने आसपास देख लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि भाषा में कितना अंतर है, कितनी भाषाएं यहाँ बोली जाती है। भाषाई विविधता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारत कैसा देश है, विविधतापूर्ण देश है। तो अब बात को ये समझना, जब देश आज़ाद हुआ तो विवाद आया कि आखिर हम आधिकारिक भाषा किसे माने। आधिकारिक भाषा का मतलब क्या हो गया, सरकारी भाषा, ऐसी भाषा जिसमें क्या होगा, सरकारी कामकाज होगा, संसद और न्यायालय के काम होंगे, और जैसे कि हम क्या करते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त से संवाद करता है भाषा में, अपनी भाषा में करता है, जैसे आप अपने मित्रों से करते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक मंत्री प्रधानमंत्री से कैसे बात करे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से किस भाषा में बात की, किस भाषा में लेटर लिखे। तो ये जो सरकारी कामकाज होगा जिस भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, सरकारी भाषा। तो हमारी सरकारी भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। ठीक है, अब भाषा का विवाद इतना था कि संविधान निर्माताओं ने क्या किया, 8वीं अनुसूची बनी सॉरी 8वीं अनुसूची में कितने भाषा आए हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमारे देश में केवल 22 भाषाएं नहीं, 1200 से 1300 भाषा ऐसी है जहाँ जिसे 1 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो भाषा हमारे देश में बहुत है। अब भाषा है तो अब क्या है, जब भाषा इतना है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी बहुमत मतलब बहुसंख्यक जो होंगे, तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मैंने समझा ही दिया। तो वो क्या करेंगे, अपनी भाषा को किसी पे थोप देंगे, बोलेंगे नहीं भैया तुम ये भाषा नहीं बोलोगे, तुम्हें हमारी ही भाषा बोलनी पड़ेगी। जैसे मान लो, जैसे मैं कोलकाता गई, वहाँ पे सारे लोग बंगाली बोलते हैं, अब मुझे नहीं आती, अब मान लो मुझे मन करेगा मैं भोजपुरी में बात करूंगी, तो वहाँ पे मुझसे थोपा नहीं जाएगा, ए बांग्ला बोलो, बांग्ला में बात करो, नहीं। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने हमें क्या दिया है, अपने भाषा को सुरक्षित रखने का, अपने भाषा का संरक्षण करने का अधिकार दिया है। तो बच्चों इससे आपने क्या सीखा, इससे ये समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल राइट का मतलब केवल बोलने की आज़ादी नहीं है, अपने भाषा का संरक्षण करने के भी अधिकार है। अपने भाषा को संरक्षित करना भी फंडामेंटल राइट्स है। समझ में आया? तो भाषा तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम समझते हैं लिपि। तो लिपि का जो टॉपिक है मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। तो लिपि को समझते हैं। तो देखो, अब पंजाबी जो भाषा है, ठीक है, तो उसकी क्या लिपि है, उसकी लिपि है गुरुमुखी, ठीक है, और हिंदी की क्या है, देवनागरी। तो ये क्या है, ये लिपि हो गई, ठीक है, मतलब भाषा हिंदी, लिपि उसकी देवनागरी, भाषा पंजाबी, लिपि उसकी गुरुमुखी। तो ये हो गई लिपि। और अब संस्कृति को समझते हैं, क्योंकि भाषा, लिपि और संस्कृति इन्हीं तीनों का वर्णन किया गया है। तो अब संस्कृति को समझते हैं, लेकिन संस्कृति को मुझे थोड़ा सा विस्तार से समझाना होगा, तो इसको पहले मैं रिमूव कर लेती हूँ, फिर संस्कृति पे चलती हूँ। तो अब हम समझ लेते हैं संस्कृति को। तो देखिए, संस्कृति का मतलब होता क्या है। तो संस्कृति का मतलब होता है पहनावा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज। ठीक है, आप क्या खा रहे हो, किस प्रकार खाना खाते हो, कैसे रहते हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, किस तरीके से रहते हो, आपके रीति रिवाज क्या है, तो ये सब संस्कृति है। ठीक है, अब संस्कृति का महत्व इतना क्यों है, तो एक बात याद रखिएगा कि संस्कृति का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ लेते हैं। देखो, एक कहावत है हमारे यहाँ कि कल्चर को क्या करना चाहिए, हमेशा हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि कल्चर जो होता है, अपनी जो संस्कृति होती है, वो हमें क्या करती है, तो वो हमें एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करती है। ठीक है, संस्कृति हमें हमारे धरती से जोड़ कर रखती है, संस्कृति हमें हमारे देश से जोड़ कर रखती है। ठीक है, तो संस्कृति से अगर प्यार करेंगे ना, तो देश से भी प्यार करेंगे।
अब बात को बच्चों ये समझना है कि भारत की जो संस्कृति है, अब ये यहाँ पे तो एक संस्कृति है नहीं, भारत तो विविधतापूर्ण देश है, तो संस्कृति भी तो विविधतापूर्ण होगी, है कि नहीं। आदिवासी संस्कृति अलग है, हिंदुओं की संस्कृति अलग है, मुस्लिम की अलग है, सिख की अलग है, सबकी अपनी अपने रीति रिवाज परंपरा है, रहन सहन है, तो ये यही सब तो संस्कृति है। तो देखो अब क्या है कि जब संस्कृति इतनी सारी है तो अब संस्कृति में भी तो होगा अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ठीक है। तो अब क्या है कि संस्कृति को संरक्षण देना अति आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा कि बहुसंख्यक वाले क्या करेंगे, अल्पसंख्यक की संस्कृति पर को क्या करेंगे, दबाएंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं, क्योंकि सरकार जो बन जाएगी बहुसंख्यक की, तो हो सके सरकार क्या करे, इसके साथ छेड़खानी करे अल्पसंख्यकों की संस्कृति की, तो इसीलिए इसके संरक्षण की बात कही गई। अब देखो, एक सुना होगा आपने, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, ठीक है। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ क्या करते, श्री राम क्या करते हैं, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते। तो भारत की संस्कृति है ये कि हम अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, बूढ़ों का सम्मान करते, उनकी इज्जत करते, बच्चों को प्यार करते। तो ये भारत की संस्कृति है। अब याद रखिएगा, भारत की संस्कृति तो देखो, ये भारत की संस्कृति है, तो ये मानव की नैतिकता पर कितना ज़्यादा काम कर रहा है, कितना प्रभाव डाल रहा है और मानव की नैतिकता को विशिष्ट बना रहा है। तो संस्कृति का महत्व बहुत है। तो फंडामेंटल राइट का ये मतलब नहीं है कि आपको बोलने, खाने पीने की आज़ादी मिल गई और जीवन जीने की आज़ादी मिल गई, आप रोजगार कर सकते, व्यवसाय कर सकते, यही आपका क्या है, राइट है। नहीं भैया, संस्कृति का संरक्षण भी आपका अधिकार है, आप अपने संस्कृति का संरक्षण कीजिए, ठीक है। अब क्या है कि संस्कृति और भाषा में बहुत गहरा संबंध है। संस्कृति और भाषा, इन दोनों के बीच क्या है, एक संबंध बनता है और बहुत गहरा संबंध है। अब इस संबंध को भी समझ लेते हैं। तो गहरा संबंध कैसे बनता है तो समझते हैं। देखो, अगर भाषा ही नहीं आएगी, ठीक है, मान लो आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो वेद पुराण मतलब पूरी तरह से आप जानकारी उसकी ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। पंजाबी भाषा नहीं आएगी तो कैसे आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ पाओगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर भाषा के साथ आपकी छेड़खानी की जाएगी, भाषा आपके किसी और की भाषा थोपी जाएगी, तो क्या होगा, संस्कृति भी इससे तुरंत प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जहाँ पर आप देखोगे कॉन्वेंट स्कूल वगैरह, जहाँ पे ऐसे स्कूल है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कराई जाती है, तो वहाँ के बच्चों को आप देखना, वो अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से दूर होते जाते हैं। और एक और अच्छा एग्जाम्पल लो कि जैसे ही भाषा चेंज होता है ना, वैसे ही संस्कृति चेंज हो जाता है, ठीक है। भाषा में चेंज आता है तो संस्कृति चेंज। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उन विद्यालयों में आप जाओ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बोलबाला है, इंग्लिश ही इंग्लिश है, वहाँ पे आप जब देखोगे कि वहाँ पे प्रभाव पड़ चुका है, ठीक है। वहाँ पे आपको अंतर साफ पता चल जाएगा कि वो अपनी संस्कृति से क्या होता है, कटते जाते हैं। तो भाषा और संस्कृति के बीच गहरा संबंध है, इसीलिए भाषा और संस्कृति दोनों को संरक्षण देने की बात किसने कही है, हमारे संविधान निर्माताओं ने कही है। अब एक और मैं बताती हूँ। तो देखो, अब बताया था कि हिंदी क्या है, तो हिंदी आधिकारिक भाषा है, तो भाषाएं तो बहुत है। तो क्या होता है कि उसके जैसे कि भाषा, अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, तो बहुत लोग जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक में आ गया, तमिल भी हो गया, बांग्ला हो गया, तो ये सारे जितनी भाषाएं हैं, तो अपनी भाषा में क्या करते हैं, विशेष स्कूल खोलते हैं और अपनी भाषा में ही पढ़ाई कराते हैं। क्यों कराते हैं, ताकि अपनी भाषा को संरक्षित करेंगे, और जैसे ही वो अपनी भाषा को संरक्षित करेंगे, उनकी संस्कृति भी क्या होगी, संरक्षित होगी, ठीक है। तो लेकिन इससे एक विवाद ये उत्पन्न होता है कि देखो, हिंदी आधिकारिक भाषा है, लेकिन हमेशा हिंदी से डरते हैं अल्पसंख्यक भाषा के लोग। उनको लगता है कि सब पूरे देश में हिंदी का बोलबाला हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाए, हमारे भाषा का महत्व कम ना हो जाए, ये डर उनके अंदर रहता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने तो अधिकार सबको दिया भाई, अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो क्या करेगा, तो वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि का संरक्षण करेगा। अब एक सवाल मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन आप उसकी मीनिंग को तो समझो। तो मीनिंग में जब बात कर ही दिया कि भाषा, संस्कृति और लिपि, और एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया ही था कि जैसे ही क्या होगा कि सरकार बहुसंख्यक की बनेगी, बहुमत की सरकार होती है लोकतंत्र में, तो बहुसंख्यक की जैसे सरकार बन जाएगी, तो राज्य में भी वो सरकार आएगी, और हो सके
वो कर सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक होंगे, मतलब जिनकी संख्या कम होगी, कम बोल, जैसे मान लो एक प्लेस में तमिल बोलने वाले की संख्या कम होगी और वहाँ पे हिंदी बोलने वाले की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये भी तो हो सकता है कि उन पे थोपा जाए कि नहीं आप क्या करो, हिंदी ही बोलो। तो अब क्या होगा, वहाँ पे साफ साफ तो नहीं बोला गया, लेकिन भाषा के साथ अगर छेड़खानी की जाएगी, संस्कृति के साथ छेड़खानी की जाएगी और लिपि के साथ छेड़खानी की जाएगी, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ छेड़खानी ऑलमोस्ट हो ही चुका। तो इसीलिए कहा गया कि भाषा, संस्कृति और लिपि के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब अपने अपने भाषा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण करेंगे। तो ये क्या था, भाव था, उसमें भाव को समझना था। शब्द साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन भावना क्या थी, अल्पसंख्यकों के अधिकार की। तो 29 आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 यहाँ पे खत्म हुआ। अभी आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 देख लेते हैं, वो बहुत छोटा सा है तो इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर उसको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी टॉपिक। तो अब अनुच्छेद 29 को देख लेते हैं, आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 को। तो इसमें बोला गया है कि राज्य के द्वारा संचालित किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश केवल जाति, धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर नहीं होगा। बात को ये समझना है बच्चों कि हमेशा संविधान में बोला गया है जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, लेकिन यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जाति पहला है, यहाँ पे जाति, ठीक है, धर्म, प्रजाति और भाषा। बार बार बोल रहे, शब्दों पे ध्यान रखेंगे और याद करके रखेंगे, ठीक है। तो जाति, धर्म, प्रजाति और भाषा, कितने आधार हो गए, इन 4 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब इन आधार पर प्रवेश में किसी भी प्रकार का क्या हो, बाधा उत्पन्न नहीं किया जाएगा। अब बात को ये समझना है कि यहाँ पे लिंग की बात नहीं कही गई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिंग की बात नहीं कही गई है। बात को ये समझना है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं होंगे कैसे, राज्य के द्वारा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जाति के आधार पे, ठीक है, दूसरा क्या होगा, धर्म के आधार पे, प्रजाति के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन लिंग के आधार पर कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई कोई होता है कि टोटल पूरे का पूरा वो गर्ल्स कॉलेज है और कोई लड़का बोलेगा नहीं हम यहीं पढ़ेंगे, तब तो होगा उस आधार पर भेदभाव। तो लिंग इसीलिए इसमें नहीं इंक्लूड है, लेकिन मार्क्स के आधार पर भी होगा, मार्क्स कम आया तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा आपका एडमिशन, तो इन आधार पर होगा, पर इन 4 के आधार पर नहीं होगा। कुल मिला के बात करें तो भाषा के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे कि पूरे देश में ज़्यादातर हिंदी बोली जा रही है तो राज्य क्या बोलेगा, राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है तो बोलेगा हिंदी वाले ही प्रवेश लेंगे, ऐसा नहीं। और तमिल, बांग्ला ये सब क्या है, अल्पभाषी भाषा है, तो ये मतलब अल्प संख्या में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसके आधार पे क्या होगा, राज्य भेदभाव करे, ऐसा नहीं चलेगा। तो अर्थात ये है कि किसी भी प्रकार के भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 29 के क्लॉज 2 में बोला जा रहा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा, और कल मिलेंगे अनुच्छेद 30 के साथ और उसके विवादों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।